नमस्कार साथियों। आज हम आपके साथ रूबरू हुए हैं बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए। राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें समझ विकसित करना या शब्दों का अर्थ समझना बेहद आवश्यक है। जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे और महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर को यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर के जो शुरुआती चैप्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं: परंपरावादी दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। और आधुनिक दृष्टिकोण के दो पार्ट के रूप में हम पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद। इन चार टॉपिकों को आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप शब्दों को समझेंगे तो। ये चारों जो टॉपिक हैं आपके परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसको सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण आया, किस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण आया और आधुनिक दृष्टिकोण के ही किस चरण पर व्यवहारवाद उदित हुआ और उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के बाद आया। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई वो हुई थी यूनान या फिर आप मान सकते हैं यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यह थी कि शुरुआत में जो राजनीति विज्ञान थी वो पृथक विषय के रूप में नहीं पढ़ी जाती थी। इसको अन्य विषयों के साथ एक अनुषंगी विषय के रूप में पढ़ा जाता था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, शुरुआत में क्या होता था, इसको नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र के एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था राजनीति विज्ञान को। लेकिन जब समय के साथ राजाओं का शासन बढ़ा, उस पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ी, तो पश्चिमी देशों में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में पढ़ना आवश्यक है। तभी हम राजकीय प्रणाली को, राजकीय कार्यों को और कौन सी प्रणाली लोगों के लिए अच्छी रहेगी या देश के लिए अच्छी रहेगी, उस प्रणाली को यहाँ हम तभी समझ सकते हैं जब हम राजनीति विज्ञान विषय को पृथक विषय के रूप में पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि शुरुआत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन ऐसे विचारक थे, पश्चिमी विचारक। कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी और राजनीति विज्ञान में बहुत अधिक योगदान इन तीन व्यक्तियों का रहा। इन्हीं के टाइम पे परंपरागत राजनीति विज्ञान आरंभ होता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूलतः संविधानों का अध्ययन करता था, संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करता था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन प्रणाली थी या कार्य क्षेत्र आप मानते हैं वो क्या था? वो था कि वो संविधान का अध्ययन करते थे, यानी विभिन्न विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, विभिन्न विभिन्न देशों के संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन किया और इन्हीं अध्ययनों के आधार पर उन्होंने देखा राज्य का अध्ययन करना आरंभ किया, राज्य क्या है। फिर देखा उन्होंने कि सरकार का अध्ययन करना आरंभ किया कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे बनती है, इसी का अध्ययन किया। और कुछ जगह पर परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाने लगा। और इसी तीन मोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। कौन सी बातें? कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर राज्य का अध्ययन होता है, एक राज्य और सरकार दोनों का होता है और एक सरकार का अध्ययन होता है। इन तीन ही बातों को आप ध्यान रखेंगे। और औपचारिक अध्ययन होता है, अनौपचारिक अध्ययन नहीं होता है। लेकिन जब समय के साथ जटिलताएं बढ़ती गई तो एक ऐसा समय आया जब महसूस होने लगा कि केवल संविधान के अध्ययन से या केवल संस्थाओं के अध्ययन से या सरकार के अध्ययन से या राज्य के अध्ययन से ये नहीं हम तय कर सकते कि कौन सी प्रणाली एकदम बढ़िया है, कौन सी खराब है। क्योंकि राजनीति विज्ञान पर बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट होता है।
यानी कि जब कोई राज्य में शासन चल रहा होता है तो वहाँ के एक व्यक्ति विशेष भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जिसे हम चमत्कारिक नेतृत्व का नाम देते हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी का समय ऐसा था कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी देशभक्ति में जुड़ा हुआ था, और जो हाल ही में श्री नरेंद्र जी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी चमत्कारिक नेतृत्व हम मान सकते हैं कि लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। उनके जो डिसीजंस हैं उसको लोग स्वेच्छा से इसलिए मान रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, वो करेंगे जो सही करेंगे। तो जब एक व्यक्ति का इतना बड़ा इम्पैक्ट राजनीति के ऊपर पड़ रहा है तो उस व्यक्ति विशेष का या व्यक्ति समूह का अध्ययन करना भी राजनीति विज्ञान में आरंभ होना बेहद आवश्यक था। और उसी कड़ी में फिर परंपरागत दृष्टिकोण की असंतोष से आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आता है। और जब आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आता है तो उसी कड़ी में व्यवहारवाद एक पड़ाव पर हमें व्यवहारवाद का चैप्टर भी मिलता है कि व्यवहारवाद से हम राजनीति विज्ञान की जटिलताओं को सुलझाएंगे। तो आज छात्रों हम कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की एक छोटी सी झलक आपके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। आप केवल इनका आशय समझने का प्रयास करें। मैंने आपको 3-4 स्टेप बता दिए, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, और आधुनिक दृष्टिकोण के ही 2 पार्ट एक तरीके से, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो हम व्यवहारवाद से आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आप व्यवहारवाद को समझें, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत दृष्टिकोण पे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पहले व्यवहारवाद को समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी कि परंपरागत दृष्टिकोण जो आरंभ हुआ है उसमें ये कमियां हैं, इस वजह से व्यवहारवाद आया, या फिर आपको ये समझने में होगा कि इसमें ये कमियां हैं इसलिए व्यवहारवाद की आवश्यकता पड़ी। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की। तो सबसे पहले देखेंगे व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति थी, एक अध्ययन पद्धति, आंदोलन और मनोभाव जो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित अनुभविक अध्ययन द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन कर राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। अब देखो इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं उनको आपको समझना है। एक अध्ययन पद्धति कि इसमें अध्ययन की पद्धति जो पहले थी, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और राज्य सरकार दोनों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में, उसके इतर इसमें क्या पद्धतियां अपनाई गई, बौद्धिक प्रवृत्ति को अपनाते हुए, यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानव व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन? मानव व्यवहार का अध्ययन, जो कहाँ नहीं होता था, परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर नहीं होता था ये मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसी की वजह से ये क्या करना चाह रहे थे कि जब मानव व्यवहार का अध्ययन होगा तो प्योर साइंस के रूप में राजनीति विज्ञान डेवलप होगी। इससे पहले वो राजनीति विज्ञान प्योर साइंस या विशुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं थी, केवल एक जैसे मौसम विज्ञान कोई विज्ञान है कि आज बारिश होगी, बारिश के साथ हल्की बौछारें पड़ेंगी, तो ये संभावना ही तो व्यक्त करता है मौसम विज्ञान। वैसा ही विज्ञान कौन सा था? राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान को एक ठोस विज्ञान के रूप में या विशुद्ध विज्ञान के रूप में बनाने के लिए व्यवहारवाद ने बेहद कड़े कदम उठाए, और उन कड़े कदमों में था कि यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानव व्यवहार का अध्ययन करने का इन्होंने निर्णय किया। अब ये सारी चीजें हो गई व्यवहारवाद में। अब हम देखेंगे कि जो उत्तर व्यवहारवाद था, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्तर व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद का अगला चरण, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसे हम बीए बोलते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या बोलते हैं? एमए बोलते हैं। तो ये वही पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप में क्या था? पोस्ट बिहेवियरलिज्म था, यानी व्यवहारवाद का अगला चरण। वैचारिक क्रांति और एक सुधार आंदोलन था उत्तर व्यवहारवाद, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो थी कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया गया था। और उन्होंने कहा कि जो कमियां व्यवहारवाद में, देखो बहुत सारी कमियां परंपरागत दृष्टिकोण में थी, उसी के असंतोष के फलस्वरूप व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उसी के असंतोष फलस्वरूप क्या आया? उत्तर व्यवहारवाद आया। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही अगला चरण था, जिसमें जो व्यवहारवाद की कमियां थी, जैसे मूल्यों पर बिल्कुल बल नहीं दे रहे थे वो, और
जबकि परंपरागत दृष्टिकोण पूर्णतः मूल्यों पर आधारित था, व्यवहारवाद में बिल्कुल उसे छोड़ दिया गया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में पुनः मूल्यों को जोड़ लिया गया, लेकिन एक सीमा तक ही मूल्यों का साथ दिया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिकों में जब हम छोटे सवाल में आपको करवाऊंगा तो मैं सारे जो कवर होने वाले टॉपिक हैं, मूल्य किसे कहते हैं, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या था, आधुनिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड जो किताबें हैं वो सब आपको मैं पहले PDF डालूंगा, फिर उसका वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद था उसमें जो मेजर पॉइंट था वो था कर्म और प्रासंगिकता पर बल। यानी कि वो कह रहे थे कि आपको जो भी शोध करना है वो शोध इस प्रकार होना चाहिए कि वो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक हो, जो समाज के काम आ सके। आप कमरों में बैठ के शोध करे जा रहे हैं किसी चीज़ पर कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है, उसका कोई इम्पैक्ट समाज पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपका जो शोध हो वो इस प्रकार से हो कि उसका इम्पैक्ट समाज पर पढ़े, जिससे समाज को भी कुछ लाभ हो। केवल किताबें लिखने से ही कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, कोरी कल्पना करने से या कोरी बातें करने से समाज में बदलाव नहीं आता है, उसके लिए आपको धरातल पर कर्म करने पड़ते हैं। तो पहले तो आपका शोध प्रासंगिक हो, दूसरा कर्म के क्षेत्र में आपको समाज में उसे लाना है। ये उत्तर व्यवहारवाद था। अब हम इनका थोड़ा विस्तृत रूप देख लेते हैं। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयुक्त एक आधुनिक प्रणाली थी। बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब परंपरागत दृष्टिकोण था तो असंतोष हुआ, असंतोष के फलरूप आधुनिक दृष्टिकोण आया, और आधुनिक दृष्टिकोण में ही एक स्टेप में कहाँ क्या आया, व्यवहारवाद आया। तो ये क्या है, आधुनिक प्रणाली थी। और इसका जो उदय हुआ वो किस वजह से हुआ, परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब यह राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और व्यक्ति समूह के अध्ययन पर जोर देता है। ये आप बिल्कुल कड़ी मान लीजिए, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है, मानव समूह का अध्ययन करने पर बल देता है। और इसमें शोध जो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए, उसमें राजनीति विज्ञान में मूल्यों के स्थान पर किस पर बल देता है, तथ्यों पर। क्योंकि ये कहते हैं हमें वैल्यू नहीं चाहिए, मूल्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फैक्ट चाहिए। फैक्ट यानी तथ्य चाहिए, हमें चाहिए तथ्य तथ्य तथ्य। ये कथन कहा था डेविड ईस्टन ने, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमें चाहिए तथ्य तथ्य तथ्य। ये कथन किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे डेविड ईस्टन का ये कथन है। अब जब इसमें मूल्यों के स्थान पर किस पर बल दिया गया, तथ्यों पर। मूल्यों पर बल किस में दिया गया, परंपरागत दृष्टिकोण में। और मूल्यों को बिल्कुल छोड़ दिया गया किसमें, व्यवहारवाद में। और तथ्यों पर बल दिया गया, है ना। और व्यवहारवादी जो सिद्धांत आया वो अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति पर बल देता है, जिसमें कैसी चीज़ें थी, गणितीय मॉडल, अनुमान, प्रविधि, तालिकाएं, ग्राफ। इसके आधार पर वो एक ऐसा कैलकुलेशन निकालना चाह रहे थे जिससे कि पूरा आइडिया हो सके उस चीज़ का कि ऐसी परिस्थिति में राजनीति व्यवहार इस प्रकार से काम करेगा। तो व्यवहारवादी जो सामाजिक विज्ञान की एकता पर बल देते हैं, ये अन्य समाज विज्ञानों से भी कुछ ना कुछ सीखते हुए अन्य समाज विज्ञानों की एकता पर बल देते हैं, जिसे को भी हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। अब ये अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या था जिसे व्यवहारवादियों ने सबसे पहले अपनाया, वो ये था कि जब समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये समाज विज्ञान से संबंधित ही विषय हैं। तो मान लो इनमें कोई शोध हुआ हो और वो खरा उतर रहा हो किसकी कसौटी पर, यानी कि जब हम उसकी जांच करें तो वो बिल्कुल खरा उतरे, तो उसके कुछ सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान में अडॉप्ट करने पर इन्होंने विचार बनाया कि इन्हें हम अपने राजनीति विज्ञान में उतार सकते हैं। ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद का फिर हम देखते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण था। मैंने कहा क्या था, नेक्स्ट स्टेप था। जैसे BA के बाद MA होती है, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप था। एक सुधार आंदोलन, नवीन दिशा संकेत था, और इसमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। कौन से उसको अपनाया गया, समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया, और तथ्यों और मूल्यों के विवेक सम्मत समावेश किया गया इसमें। यानी कि मैंने आपको पहले परंपरागत दृष्टिकोण में केवल मूल्य अपनाए गए, व्यवहारवाद में केवल तथ्यों को अपनाया गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया, उत्तर व्यवहारवाद में हम मूल्यों को भी साथ रखेंगे और तथ्यों को भी साथ रखेंगे, और दोनों का जो विवेक सम्मत
समावेश है, उसको हम प्रस्तुत करके अपना शोध आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार शोध किसी भी पद्धति से क्यों ना किया जाए, यानी कि उसके लिए आप चाहे कोई सी पद्धति उपयोग कर ले, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, समाज के काम आना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादी प्रविधि से पूर्व सार विषय पर जोर देते हैं, यानी कि शोध आप कैसे भी कर लो, लेकिन उसका जो निचोड़ है, सार है, वो समाज के काम आना चाहिए। तो वे राजनीति विज्ञान को, जैसे व्यवहारवाद तो राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, और ये क्या विज्ञान, कौन सा विज्ञान बनाना चाहते थे, कर्मशील विज्ञान या कार्य विज्ञान या कर्म विज्ञान बनाना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत राजनीति विज्ञान की ये चारों पार्ट, जो परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये चारों में आपको थोड़ा बहुत समझ में एक खाका आपके दिमाग में या एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन गया होगा। और जब हम और टॉपिकों की चर्चा करेंगे आगे, इन्हीं से रिलेटेड मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ये सर ने जो पिछले वीडियो में बनाया था वो ऐसे था और अब ये इस प्रकार से है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कल करेंगे।